बात आज की चैनल के कार्यक्रम चुनाव चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मैं सुधीर तोमर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं सुभाष काबरा आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दीपावली की हार्दिक शुभकामना। दीपावली की आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। आज जिस मुद्दे पर हम चुनाव चर्चा करने जा रहे हैं और जिस व्यक्ति को हमने चुनाव चर्चा के लिए चुना है वह सुभाष काबरा हैं। और सुभाष काबरा वैश्य समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और यह तो एक उनका छोटा सा परिचय हुआ। भाजपा के बहुत अच्छे नेता हैं, मुखर नेता हैं, अच्छे उद्योगपति हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अजमेर की चिंताओं में डूबे हुए रहने वाले एक ऐसे वक्ता हैं, ऐसे चिंतक हैं जिनके पास विज़न है, जो अजमेर की प्रगति और प्रसार के लिए सोचते हैं, अजमेर की सेहत कैसे ठीक हो इस बारे में सोचते हैं। उनके कई बार मैंने परिचय लिया, इंटरव्यू लिए, साक्षात्कार लिया, उसमें आपने ये देखा होगा कि सुभाष काबरा बहुत सदे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं और हमेशा जब भी कभी मुखर होकर आपके सामने आते हैं तो उनका जो विचार होते हैं जानने योग्य होते हैं। आप पैनलिस्ट हैं हमारे और हम चुनाव विश्लेषक के रूप में सुधीर तोमर जी मेरे साथ हैं। हम आज बात करना चाहेंगे एक बहुत नाजुक विषय पर। इतना नाजुक विषय है ये, आप महसूस भी नहीं कर रहे होंगे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव हार जीत रहे हैं या हम हमारे समाज को दांव पर लगा रहे हैं। हमारा समाज, हमारी जाति, हमारा समुदाय, हमारा आसपास का माहौल कहीं ऐसा तो नहीं है कि विखंडन की ओर बढ़ रहा है, कहीं हमारा समाज चुनाव के बहाने विखंडन की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं है कभी। ये चिंता जायज़ है और इस चिंता पर ही आज टिका हुआ है हमारा आज का विषय। कभी सिंधी समाज दो भागों में बढ़ जाता है, एक कोई नेता एक समाज को ले लेता है, दूसरा भाग दूसरे नेता के हिस्से में आ जाता है। वैश्य समाज विखंडित होता है, कभी आधा इधर चला जाता है, दो चार लोग उधर चले जाते हैं। और भी ब्राह्मण समाज की बात करें तो ब्राह्मण समाज में भी यही हुआ। पिछले दिनों तेजी के साथ में समाज का विखंडन हुआ और इस चिंता से हम लोग दुखी हैं। मैं ना भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, ना किसी पार्टी का हूँ, ये भी ऐसे हैं। आप जरूर भाजपा के नेता हैं, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि ये दर्द जो मैं भोग रहा हूँ वो दर्द मेरा दर्द नहीं है, ये शहर का दर्द है, ये सुभाष काबरा का दर्द है, ये सुभाष काबरा से जुड़े समुदाय का, समाज का, जिसको समाज को ये नेतृत्व देना चाहते हैं, ये उनकी पीड़ा है। और उसी पीड़ा के बहाने मैं सुभाष काबरा जी आपका पहले तो स्वागत करूँगा कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और इस बहुत नाजुक विषय है, इसमें हम दोनों सवालों के जरिए आपसे आपके विचार जानना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल तो मेरा यह है कि क्या हम समाज विखंडन की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं? सुरेंद्र जी, आपको पूरे बात आज तक की समस्त टीम को मेरी हार्दिक शुभकामना और आपने मुझे बुलाया उसके लिए धन्यवाद। आपने जो अभी बात रखी है, भारतवर्ष का जो समाज है वो समाज विभिन्नता में एकता का समाज है जी। ऐसा नहीं है कि कुछ बातों से हमको बहुत बड़ा फर्क होने वाला है, लेकिन एक बात जरूर है कि धरती में अगर बीज डाला हुआ होगा वही वट वृक्ष बनेगा जी। तो ऐसा नहीं हो कि कोई बीज गलत डल रहा है जी। और अगर बीज गलत डल रहा है तो उसके लिए हमारे को देश हित में राजनीतिक से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है और उसको समय रहते उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, ऐसा मेरा मत है। ऐसा आपका मत है। तो क्या आप महसूस कर रहे हैं कि पिछले दिनों चुनावों को लेकर जिस तरीके की दूरियां, आपस में फासले बढ़ रहे हैं, समाज को एक तरफ से पाटा जाना चाहिए, मिलाया जाना चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन तोड़ा जा रहा है, टूट रहा है समाज, और ये टूटन धीरे 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 हर समाज में आ रही है। हो सकता है कि अभी तो दो तीन समाज में देखने को मिली है, फिर हो सकता है कि ये मुसलमानों तक पहुंच जाए, ये और इस्लाम धर्म से और भी इधर चला जाए, ईसाई धर्म भी हम करने लग जाए। कब तक बांटेंगे वोटों के? ये आप अजमेर के संदर्भ में बात? मैं अजमेर के संदर्भ में कह रहा हूँ। अजमेर के संदर्भ में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अजमेर जो आप जानकारी लेना चाहते हैं, उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 36 जाति के लोग रहते हैं जी। और हम पिछले समय से देख रहे हैं, मैं भी राजनीतिक का पुराना 40 साल से कार्यकर्ता हूँ, लेकिन इस स्तर की राजनीति मैंने पहली बार देखा है जी। ये इतने हैं इसलिए इनको टिकट मिलना चाहिए, ये इतने हैं इसलिए टिकट मिलना चाहिए, ये कौन सी राजनीति हो गई? जी। मेरा मत तो ये है कि जब हमारे
परम सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो हम तो सबकी बात करते हैं, सारे समाज हमारे समाज हैं। तो ऐसा क्या हो गया ऐसा जो अपने आप को जीतने के लिए या अपने आप को स्टैंड करने के लिए सनातन धर्म जाति का सहारा लेने लग गए? ये मेरे विचार से ठीक नहीं है, और ये ठीक इसलिए नहीं है, इससे होने वाली खाई को हमारा पाटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि खाइयाँ जब पड़ती है ना, तो उसमें डिफरेंट टाइप के लोग उसको डेवलप करने में लग जाते हैं और उसका हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाने की स्थिति में आ जाते हैं। काबरा जी, मैं जो इस समय परिदृश्य देख रहा हूँ उस पर मेरे दिमाग में शतरंज का खेल आता है। जिस तरह शतरंज के खेल में एक काले घोड़े, एक काले मोहरे और एक सफ़ेद मोहरे होते हैं, उन्हें खेलने वाले यथानुसार जैसी आवश्यकता चाल की होती है वैसे चलते हैं। लेकिन इस बार जो खेल खेला जा रहा है, ऐसा लग रहा है ये मोहरे शतरंज का खेल खत्म होने के बाद भी, चुनावी शतरंज खत्म होने के बाद भी जब आपस में डिब्बे में डाल दिए जाएंगे, ये वहां भी लड़ते रहेंगे। तो जो स्थिति ये पैदा हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लेकिन लोगों में बनी हुई खाई लंबी होगी, और क्या हम इसे पाटने की सोच पाएंगे? अजमेर बहुत शांतिप्रिय शहर रहा है, राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान में अजमेर की मिसाल है कि यहाँ पे समरसता का माहौल है। इस समरसता के माहौल में वो भी, हम कभी सनातनी, कभी गैर सनातनी, कभी हिंदू, कभी अधर्मी, कभी अधर्मी, इन आधारों पर अगर हम लोगों को बांट देंगे तो चुनाव तो खत्म होगा। क्या ये विभेद खत्म होगा? देखिए कि सनातन शब्द एक विस्तृत शब्द है जी, इसकी व्याख्या करना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन सनातन का मतलब है जो राष्ट्र में प्रेम करे, प्यार करे, मोहब्बत करे, वो सब सनातनी है। इसमें जाति धर्म को बांटना ठीक नहीं है। और जो सनातनी है वो किसी एक की ठेकेदारी नहीं है कि मैं तो सनातनी हूं, मेरे विचार के अनुरूप नहीं है वो गैर सनातनी है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति डेवलप कर देना अजमेर के हित में नहीं है। ऑलरेडी यहां पर पिछले समय से देखा जा रहा है कि जातियों के बीच में मतभेद डेवलप करने की कोशिश की जा रही है अपने आप को टिकटधारी बनाने के लिए। ये अजमेर के हित में नहीं है। लेकिन बात मेरे ये जो समझ में आती है, अगर कोई व्यक्ति विशेष ये कहते हैं कि मेरे पक्ष में रहने वाले तो सनातनी और मेरे पक्ष में नहीं रहने वाले गैर सनातनी, धर्म और अधर्म की अगर बात करते हैं, तो मेरा मानना यह है कि क्या अजमेर में जब चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में कहीं पक्ष और विपक्ष दो होते हैं जी, एक पक्ष एक विपक्ष। तो पक्ष वाला व्यक्ति अगर ये कहे कि मेरे पक्ष में रहने वाले तो सनातनी और जो सामने अगर कोई खड़ा हो रहा है तो गैर सनातनी, तो ऐसी स्थिति में अजमेर की स्थिति में मैं अगर इसको विस्तृत रूप से देखूं, नहीं आप खुलकर बोलिए। तो विस्तृत रूप से विधायक महोदय ने, हाँ। देवनानी जी ने पिछले दिनों ये वक्तव्य दिया, उस पर मैंने पूरे शहर की परिचर्चा आयोजित की। शहर के अंदर में गया, मैंने देखा, और कोई इस बात के लिए तैयार नहीं था कि विधायक महोदय ने जो कुछ कह दिया है कि जो मुझे वोट देगा या ये जो चुनाव है वो सनातन और असनातनियों के बीच में है, ये धर्म और अधर्म के बीच में है, ये अच्छाई और बुराई के बीच में है, इस तरीके की बात करना कि मतलब यानी कि जो आपका समूह है वो तो सनातनी है, और जो आपके समूह से बाहर है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे वो किसी भी दल का, आपको अगर वोट नहीं देगा तो आप सनातनी नहीं हैं, आप तो जैसे भाजपा के हैं। लेकिन अगर आप उनको नहीं चाहते, आप उनके खिलाफ अगर बात कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से असनातनी हैं। नहीं, अगर ऐसी बात है तो क्या अभी वर्तमान समय में वैश्य समाज का एक बंधु खड़ा है, ब्राह्मण समाज का बंधु खड़ा है, वैश्य समाज का बंधु खड़ा है, वैष्णव समाज का बंधु खड़ा है, राजपूत समाज का बंधु खड़ा है, और एससी समाज के बंधु खड़े हैं, सिंधी समाज का खड़ा है, सिंधी समाज का बंधु खड़ा है। तो क्या ये सभी समाज अधर्मी हैं, गैर सनातनी हैं? और अगर ये सारे धर्म गैर सनातनी हैं समाज, तो फिर मेरे मत से ऐसा है कि इनके मत भी नहीं लेने चाहिए और स्पष्ट कर देना चाहिए ये समाज सारे ऐसा सनातनी नहीं है, इसलिए मेरे पक्ष के नहीं है और इनके मतों की मुझे जरूरत नहीं है।
और ऐसे अगर उनको अधर्मी कहा जाता है तो रोड सड़क के बीच चौराहे पे ये कहना चाहिए कि मुझे इनके वोट नहीं चाहिए। हाँ, नए बाजार में एक बैठक हो जाए, इसमें नए बाजार में देवनानी जी खड़े हो जाएं और सब लोगों से कह दें कि भैया ये समाज के लोग सनातनी हैं और ये लोग सनातनी नहीं है। 12 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं अजमेर उत्तर से, तो 12 के 12 में से मैं अकेला सनातनी हूँ, बाकी सारे के सारे असनातनी, ऐसा कह दे। यही कहना चाह रहे हैं आप क्या कि वहां खड़े होकर कह दे, और या फिर और ये भी कह दें कि इनका वोट आपको नहीं चाहिए। अगर ये लोग धर्मी हैं, सनातनी नहीं हैं, तो इसके लिए तो स्पष्ट कर देना चाहिए कि इन जातियों के वोट की मुझे आवश्यकता नहीं। हाँ, अब जैसे आपका वैश्य समाज है, हाँ, वो भी खड़ा हुआ है। हाँ, आपका दूसरा जो मुस्लिम समाज है वो भी खड़ा है। हाँ, रावत समाज भी खड़ा है, दूसरे सारे समाज खड़े हुए, सिंधी समाज भी खड़ा है। हाँ, तो ये तो फिर इनके वोट नहीं चाहिए इनको, ऐसा क्यों मांग रहे हैं? ऐसा उनके बातचीत से ऐसा लगता है। हाँ, तो कि ये अगर सनातनी नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनके पक्ष के नहीं है, तो यानी मतलब सारे विपक्ष के हैं। तो ये बात क्लियर हो जाए कि भाई ये पक्ष के नहीं है। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूं सुरेंद्र जी। हाँ जी। रात को तो कांग्रेसी, हाँ, और सुबह उठते ही अगर जब तो वो गैर सनातनी था, और सुबह उठते ही अगर उन्होंने चोला अगर दूसरा पहन लिया तो सनातनी हो गया। ये क्या पैमाना है? विचारों की लड़ाई है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मैं विकास चौधरी का नाम लेता हूँ, किशनगढ़ से उन्होंने टिकट मिला कांग्रेस से, तो एक दिन पहले जब वो सोए थे, जब टिकट नहीं मिला था, तब वो सनातनी थे। और जैसे ही उन्होंने कांग्रेस का चोला पहना वो सनातनी हो गए हैं। ऐसे ही अब इनका ले लीजिएगा आप, साध्वी जी जैन, आपने अपनी जो साध्वी अभी पिछले दिनों के अंदर अनाली सरस्वती थी, वो राष्ट्र के अंदर तो सनातनी थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की थी, और दूसरे दिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया तो वो फिर असनातनी हो गई। और अब अगर वापस ज्वाइन कर ले तो सनातनी हो जाएगी, वापस सनातनी हो जाएगी। तो आप क्या मतलब, ये क्या है इसका मापदंड? नहीं, इससे ऐसा लगता है इन बातों से खाई गहरी होती है, और इसको पाटने के लिए कम से कम समरसता चाहिए और बहुत पॉजिटिव चाहिए। ऐसा अभी देखने को मिल रहा है भीलवाड़ा में भी अगर जो हो रहा है, तो वहाँ भी कोई अगर मान लो सपोज एक गो भक्त अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो वो गैर सनातनी हो गए क्या? और उनको तो हमारा पूरा समाज उसको सहयोग कर रहा है, आरएसएस सहयोग कर रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में उनके लिए आरएसएस ने उनको प्रतिनिधि बनाया है, तो वो सनातनी है या नहीं है? हाँ। और एक हमारे यहाँ पे मान लो सपोज, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक गो भक्त यहाँ पे खड़ा हुआ है हमारे यहाँ उत्तर विधानसभा में, हाँ, और सेवा करने वाला व्यक्ति है, तो क्या उनके लिए मेरा छोटा भाई है, मैं उनको गैर सनातनी कह दूंगा क्या? मैं तो नहीं कह सकता उसको गैर सनातनी। ज्ञान सारस्वत जो नाम है उसके लिए अभी आज ही वो आनंद जी राजावत जी ने इस्तीफा दिया है, और उन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया है कि उनको ये महसूस हो रहा था कि एक चेहरे को हटाने के लिए अगर कोई युद्ध लड़ रहा है, सिर्फ उसका और कोई नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की में निष्ठा रखते हैं, वो गौ भक्ति में निष्ठा रखते हैं, वो सनातन धर्म में निष्ठा रखते हैं, वो सारी चीज़ों में निष्ठा रखते हैं जिसके अंदर देवनानी जी रखते हैं, लेकिन देवनानी जी का चेहरा में निष्ठा नहीं रखते वो। इसलिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसी के पक्ष में आनंद जी ने इस्तीफा दे दिया। अब अगर इस तरीके से इस्तीफे का दौर चला और ये निकला, तो आप ये समझेंगे कि ये सनातनी नहीं है। क्या है ये फिर? क्या कहना चाहेंगे? कोई मापदंड होता है हमारे किसी भी आकलन का। हमारे वैश्य समाज का एक बंधु 2003 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे जी, और क्या उस समय तो वो गैर सनातनी थे, और आज हमारे उनके साथ हो गए तो सनातनी हो गए क्या? सतीश बंसल का नाम ले रहे हैं ना? हाँ, सतीश जी, बिल्कुल। सतीश जी पिछली बार सतीश जी ने इनके सामने चुनाव लड़ा था, देवनानी जी के खिलाफ लड़ा था, तब वो गैर सनातनी थे, और आज वो सनातनी हो गए। बिल्कुल। तो ये पैमाना किस बात का? कुछ राजनीतिक पैमाना है क्या सनातनी गैर सनातनी का? ये तो एक बहुत बड़ा विस्तृत स्वरूप है इसका। आपकी सुविधा के लिए आप है ना उसको ओढ़ रहे हैं, पहन रहे हैं, बिछा रहे हैं, और वो जो सनातन है, वो सनातन तो आपके ओढ़ने बिछाने और दुशाले की चीज, तो उसको ऐसा उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका ये तो दुरुपयोग है। दुरुपयोग है। ये बात अगर हम इसे जायज समझें तो आम जनता के साथ अवसरवादिता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये बात। अवसरवादिता ये कि सिर्फ मेरा साथ दो तो सनातनी, मेरा साथ ना दो तो गैर सनातनी, या धर्मी अथवा अधर्मी। इस तरह से अगर हम समाज को बांट रहे हैं, बात मूल ये है कि बहुत से लोग भाजपा के बेस वोटर हैं, ऐसे ही बहुत से लोग कांग्रेस के बेस वोटर हैं, और एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो फ्लोटिंग वोटर है, जो कहीं भी जा सकता है। लेकिन क्या इस तरह की जो तीन धाराएं हैं, वो फ्लोटिंग वोटर या इधर जाता है या उधर जाता है, तब तक तो कोई बात नहीं थी। इस बार तीन लोग खड़े हैं, तो इस बार लोगों के पास अजमेर में चॉइस ज़्यादा है।
जी। जब ज़्यादा चॉइस है तो लोगों को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर और प्रत्याशियों के विजन के आधार पर चुनाव लड़े, जिससे कि लोगों को चुनने में आसानी हो, जी। बजाय इसके कि हम मतदाता को प्रभावित करने का। और जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि सनातनी गैर सनातनी, क्या ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? दूसरा, क्या हम इस तरह से समाज में जो खाई बांटने जा रहे हैं उसका भाजपाई होने के नाते कोई विरोध ना करे? क्या ये जायज है? और अगर कोई भाजपाई उसका विरोध करे तो क्या वो पार्टी स्तर पे विरोध ना करे, जिससे प्रत्याशी के इस तरह के अनर्गल बयानों पर रोक लग सके, और इस तरह से पार्टी इस रूप में अपनी पहचान ना बनाए कि चुनाव आते ही भाजपा पर लोगों को एक से दूसरे पंथ में आपस में भिड़ाने का कार्य करती है? ये पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक है, मेरा ऐसा सोचना है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए कि जिस प्रकार आपने जो बात बताई है, समय के अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार अपने आप को प्रेजेंट कर लेना और उस बात को मूल बात से भटका कर चुनाव का जो स्वरूप है उसको बदल लेना। और मैं ये कहना चाहता हूँ, चुनाव आते रहे हैं और जाते रहेंगे, बिल्कुल कोई परवाह नहीं है इसकी। बहुत सही बात। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, जितने भी चुनाव है आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हमारी आपसी जो भाईचारा मोहब्बत है वो कहीं दाव पे नहीं लगनी चाहिए। और चुनाव लड़ना चाहिए अपने कार्य के प्रति। मैं कोट करना चाहता हूं नितिन जी गडकरी को। उन्होंने ये कहा कि मैं होर्डिंग नहीं लगाऊंगा, किसी को नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे काम को आप वोट देना। तो मैं तो हमारे माननीय विधायक महोदय, मैं तो चूंकि बीजेपी का हूं, मैं तो गुणगान करूंगा। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं, गलती आदमी से होती है साहब, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होती है। बिल्कुल उनको कहना चाहिए 20 साल में मैंने खूब प्रयास किया, लेकिन मैं उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 48 घंटे 24 घंटे में पानी नहीं पिला सका, तो मैं आने वाले समय में पानी पिलाऊंगा, बस ये कहना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर उन्होंने ये कह रहे हुए तो क्या बुराई है कि मैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जितना उत्तर विधानसभा में आवश्यकता थी वो नहीं कर पाया, वो चाहे फैसागर रोड हो, पुष्कर रोड हो, चाहे दूसरी रोड हो, मैं नहीं कर पाया, तो आने वाले समय में मैं उसको कर दूंगा। तो ये हमारा चुनावी एजेंडा हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर तीसरी बात ये कहे कि ग्रामीण क्षेत्र की जो रोडें हैं, नालियां हैं, गंदगी है, कई बार जैसे मेरा जैसे कार्यकर्ता ने भी कहा है इनको करना चाहिए, बजट या कोई दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, एडीए कहती है निगम का है, निगम कहती है ग्राम पंचायत का है, तो वहाँ बहुत गंदगी हुई है, तो इन सबको नहीं कर पाया मैं, तो आने वाले समय में मैं करूँगा, ये कहना चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें? चुनाव लड़ रहे हैं ना अपन। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मान लो 56 के अंदर अगर सरकार ने कोई नियम निकाले हैं, 56A के अंदर पट्टे दिलाने हैं, और पट्टे दिलाने के अंदर काबरा जैसा कार्यकर्ता अगर धरना दे सकता है और वो नहीं दे पाए क्योंकि बड़े व्यक्ति हैं, कई व्यस्त हो गए होंगे, तो आने वाले समय में मैं आप सबको पट्टे दिलाऊंगा। बस ये बात कहनी चाहिए ना। और रोजगार के क्षेत्र में मैं तो कह रहा हूं, ये जातिगत बात करते हैं, मुझे दुख होता है इस बात का। मुझे ऐसे कोई मैं नहीं कहना चाहता हूं, माफ करना, लेकिन मुझे कोई 50 ऐसे सिंधी भाई नहीं मिले जो कहे कि हमें रोजगार मिल गया। इन्होंने दिला दिया, है ना, सरकार, इनकी सरकार ने दिला दिया, इनके प्रयासों से मिल गया। तो ऐसी परिस्थिति में हमको ये कहना चाहिए कि आने वाले समय में मैं 5000 लोगों को रोजगार दिलाऊंगा और उसका मेरा रोड मैप ये रहेगा। तो इससे लोग इंप्रेस होंगे, समझो मेरी बात, इससे लोग इंप्रेस होंगे। और अगर शिक्षा के विभाग में आपको ध्यान में होगा, कई बार मेरे पेपरों में आया कि मैं स्कूलों के अंदर पानी चू रहा है, और मैंने स्कूल भी बनवाई है किसी के माध्यम से, रिपेयर भी करा रहा हूं, मान लो 20 साल में नहीं हुआ, तो आने वाले समय में मैं अब की बार बहुत बड़ा वो बनूंगा, तब इन सबको करा दूंगा जी। तो ये बात कहकर वाकई साहब चुनाव मैदान में आना चाहिए। और मैं मैदान में आने के बाद में जनता तो प्यार करती है ना साहब, जब 20 साल तक प्यार करिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो इस साल भी करेगी, इस साल भी क्यों नहीं करेगी प्यार साहब। आप प्यार की बात कर रहे हो, उनका प्यार करेगी बिल्कुल। लेकिन जातिगत बात करने से परिवारों में, समाजों में डिफरेंस आएगा, आ गया है, आ रहा है, ये डिफरेंस आएगा साहब, और ये चुनाव तक तो और बढ़ेगा। और ये बहुत बढ़िया तरीके से आपने सिचुएशन को डिफाइन किया है। आपने बड़े आराम से कहा, भाजपा के प्रत्याशी के रूप में देवनानी जी 20 वर्षों तक पानी की व्यवस्था को नहीं सुधार पाए, आगे सुधारेंगे। देवनानी जी रोजगार की व्यवस्था माकूल नहीं कर पाए, आगे करेंगे। देवनानी जी सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं करा पाए, आगे कराएंगे। देवनानी जी को 4 बार जनता ने देखा है, अवसर दिया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि देवनानी जी को 5वीं बार, अगर 4 बार में वो नहीं कर पाए, तो 5वीं बार भी जनता प्रेमवश फिर अवसर दे?
क्यों नहीं दूसरे विकल्पों पर जाए? देखिए साहब, हम देखिए हमारा अनुभव देखिए आप, 4 बार का अनुभव है, 5वीं बार में हमारा अनुभव बढ़ जाएगा। और हम जो अजमेर में रिंग रोड बनाना चाहते हैं वो रोड भी बनाएंगे। और अगर हमको मौका मिल गया तो हम हमारे जैसे ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक बड़ी पानी की टंकी बनाएंगे और उसके बाद में हम एक इधर सैटेलाइट हॉस्पिटल भी बनाएंगे। लेकिन आप हमें जिताओगे जब बनाएंगे ना, तो अभी हमने, आपको मालूम नहीं है, अभी हमने धरना दिया कलेक्टर के यहाँ पानी के लिए, अभी दिया है ना। तो अब एक बात बताइए, जब हम धरने दे रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, तो हम तो जनता के लिए कर रहे हैं ना। लेकिन सर मुझे आपसे ये कहना है कि जब तक 5 साल का वक्त आपके पास रहा, आपके प्रयास पानी को लाने में शून्य रहे, और अब जब चुनाव सर पर है, वोटिंग की तारीख तय हो चुकी है, तब आप पानी को लेकर धरना देते हुए विपक्षी कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमारे यहाँ पानी 24 घंटे में नहीं दिया जा रहा। तो आम जनता इसे अवसरवादिता की कैटेगरी में नहीं रखेगी क्या? क्या विधायक रहते हुए चुनाव की घोषणा से पूर्व यह काम नहीं किया जाना चाहिए था? क्या टाटा पावर के खिलाफ बातें तब नहीं की जानी चाहिए थी जब चुनाव से हम दूर थे? टाटा पावर को पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मेदारी तब दी गई जब भाजपा सरकार थी। पानी की माकूल व्यवस्था करने के लिए, ओवरहेड टैंक बनाने के लिए पिछले 20 साल पर्याप्त नहीं थे? विधायक फंड नहीं था? क्या नहीं था? तो मतलब अब जनता इन बातों पर क्यों विश्वास करे? और जबकि आपका चेहरा भी वही है। तो आज जनता जब 4 बार बोलने में थोड़ा लगता है, लेकिन जब हम 20 साल बोलते हैं जिंदगी के, तो बहुत बड़ा है। और इतने समय में आपने ओवरहेड टैंक की व्यवस्था नहीं की, नहीं तो ये पानी की जो व्यवस्था ट्रिपिंग के कारण होती है, ये बिल्कुल अव्यवस्था ना हुई होती, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ऐसे में आप ये क्यों? और उसके बाद आप इन मुद्दों को अपने विजन के रूप में एक प्रत्याशी के तौर पर नहीं उठा रहे। आप उठा रहे हैं सनातनी गैर सनातनी, धर्मी अधर्मी, सत्य असत्य। तो ऐसा महसूस नहीं होता कि आपके पास अपनी उपलब्धियां गिनाने को कुछ नहीं है? हाँ, तो सुभाष जी कह रहे हैं ना, वो बात तो कह चुके हैं सुभाष जी। देखिए, अभी चौपड़ पे कोई डिबेट हुई थी, उसमें हमारे मिस्टर पार्षद ने ये कहा था कि पानी की प्रॉब्लम तो इसलिए है कि ये कृषि भूमि पे गैर कानूनी कॉलोनियां बन गई। तो क्या गैर कानूनी कॉलोनी हमको वोट नहीं चाहिए क्या? तो बन गई तब क्या कर रहे थे? अरे भाई, वो हमारा लोकतंत्र अधिकार है, हमको व्यवस्था देने की काम सरकार की है। और आप सही पूछिए तो साहब, जो हम टैक्स दे रहे हैं ना, उस टैक्स के अगेंस्ट में रोड, नाली, पानी और बिजली देने का तो सरकार का काम है। हमको तो बड़ी योजना लाने का काम है। जब बड़े विजन के साथ में काम करेंगे तो बड़ी योजना लाकर काम करना चाहिए। अब उसके 20 साल के अनुभवों के बाद में अब वो ये सोच रहे हैं कि आने वाले 5 साल वो इतना अच्छा काम करेंगे कि अगले बार जब इलेक्शन आए तो वो उन कामों को दिखाकर फिर टिकट ले आए। अरे साहब, 81 साल 85 हो जाएंगे ना, क्या कर रहे हो आप? ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आज़ादी के अंदर संवैधानिक अधिकार है। हाँ। वो ये है कि आगे 5 साल भी, अभी वो कह रहे हैं कि आगे, पिछली बार कहा था उन्होंने कि मैं आखिरी बार लड़ रहा हूँ, इस बार वो कह रहे हैं आखिरी बार लड़ रहा हूँ। तो आखिरी बार तो तब होगा जब आखिरी सांस होगी। देखिए, मैं चुनाव के विषय में, वो जितने 100 साल तक रहे उतने साल लड़े, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारे आदरणीय है। हमारा दुख तो मैंने सुरेंद्र जी साहब आपको कई बार गिनाया है जी। मैं तो अजमेर के उन कामों के लिए दुखी होता हूं जो अजमेर की वाकई हक है, अधिकार है। आज अजमेर में एक भी जो डिपार्टमेंट है, सारे के सारे चले गए। मैं चाहता हूं कि यहाँ डिपार्टमेंट हो, मैं चाहता हूं यहाँ हाई कोर्ट की बेंच लगे, मैं चाहता हूं कि यहाँ के अंदर हमारा इतना जज्बा हो कि यहाँ से कोई भी डिपार्टमेंट जा नहीं सके, और यहाँ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम हो, ऐसा मैं चाहता हूं। लेकिन मेरे चाहने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। लेकिन मेरी लोकतंत्र है, मेरी बात जब भी जहाँ मौका पड़ेगा मैं कहने का साहस जरूर करूंगा। लेकिन काबरा साहब, एक मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि अजमेर और पुष्कर पवित्र स्थलियाँ हैं और दोनों संप्रदाय, हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के सामाजिक समरसता और सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करने का मरकज़ है। यहाँ से बिल्कुल इंसानी जो हक के अंदर हम बात करते हैं, वो सारी बातें यहीं से शुरू होती हैं, चाहे ब्रह्मा जी हो जाऊँ। यहाँ धार्मिक पर्यटन भी हो सकता था। एक बार आपने कहा था कि धार्मिक पर्यटन के लिए अगर मैंने पूछा था आप विधायक बन जाएं, तो आपने कहा था मैं सिर्फ अगर धार्मिक पर्यटन ही कर दूंगा ना यहाँ, तो ये एक ऐसा हब बन जाएगा कि विश्व के लोग बाग यहाँ आएंगे। आज भी आते हैं, लेकिन और आएंगे। तो ऐसे मरकज़ पर जहाँ इतना नाजुक वो हो, वहाँ हम कहें कि तू सनातनी मैं सनातनी, ये जो डिफरेंस
अंतिम वक्त डाला जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा या धार्मिक समरसता बढ़ेगी। ये हमें तोड़ने वाली बातें हैं और यही हमारी चिंता का आज विषय था, जो मैंने शुरू से कहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो चुनाव जीत हार से हमारा समाज विखंडित हो जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है हो रहा है, होता जा रहा है। और मैं ये कामना करूँगा कि सुभाष काबरा जी जो बैठे हैं, तोमर साहब बैठे हैं, ये मेरे एक बार संकल्प लें कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए साहब, हम अगर इस अजमेर को इन सब बातों से अलग हटके विकास की ओर ले जाएंगे, पर्यटन स्थल की ओर ले जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ले जाएंगे और ऐसे व्यक्ति की मदद करेंगे जो ये कर सके और जिन्होंने अपने पूर्व कार्यकाल में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो काम हो, उन्होंने अगर किया हो। मैं तो एक बात बताना चाहता हूं, अगर रोड बनी हुई है, अगर समय पे झाड़ू लग जाए तो वो सुंदर लगती है, और वो रोड समय पे झाड़ू नहीं लगे गंदगी होती है तो खराब हो जाती है। तो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका करने का तरीका अगर किसी में अच्छा है तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और रही बात, दूसरी बात धार्मिक स्थल की, तो मैं आज कॉरिडोर बना अपने महाकाल, वहां मैंने अभी मालूम की है तो वहां की पर व्यक्ति की इनकम 3 टाइम हो गई। तो अजमेर में रेवेन्यू जनरेट हो सकती है अगर मैं इन पहाड़ियों को भी एक वरदान के रूप में लेकर चलूं। तो यहां हमारे मान लिया नरेंद्र भाई मोदी जी को जाकर निवेदन करें तो 5,000 करोड़ रुपए का उनके लिए भेजना बड़ी बात नहीं है और अजमेर में 4 चांद लग सकते हैं। लेकिन इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूं, क्योंकि हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई हमारे आपस में हमारे यहाँ सामंजस्य लेकर चलते हैं। मैं इस बात के कतई समर्थक नहीं हूं कि अपने निजी हित के लिए चुनाव को स्टैंड बनाने के लिए सनातनी और गैर सनातनी, धर्म और अधर्म की बात का प्रयोग करे। मैं इस पक्ष में कतई भी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की बातों से समाज अजमेर का विघटित होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे काल से अजमेर की मिट्टी ने इस तरह की बातों को देखा, सुना और सहा है। लेकिन कभी भी इनके अंतर मन में, इनके दिलों में दूरियां इस तरह से बड़ी नहीं हैं। लेकिन प्रयास हो रहे हैं, उनका विरोध होना चाहिए, उनका विरुद्ध उनके आवाज नहीं उठाएं, लेकिन मतदान का उपयोग होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि इस बार के शतरंज में सिर्फ एक रंग के मोहरे आपस में लड़े जा रहे हैं और दूसरे रंग के मोहरे बिल्कुल शांत हैं, क्योंकि खेल तो शायद ये आपस में लड़के वैसे ही दूसरे रंग के मोहरों को जिताने का कर देंगे। और इस तरीके से रलावता जी की स्थिति काफ़ी मजबूत होती है अगर 2 लोग आपस में लड़ते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कुछ हो, चुनाव का परिणाम एक के जीतने दूसरे के हारने से ही हमेशा जुड़ा रहा है। समरसता किसी भी सूरत में हम सब अजमेर वासी प्रभावित नहीं होने देंगे। इसी बात पर मैं अपनी बात पूरी करता हूं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं सुरेंद्र जी भाई साहब, हाँ। कि आपने वैश्य समाज को कोट किया था जी। वैश्य समाज सब यूनाइटेड हैं जी। अभी हमारे कुछ दिन पहले कालीचरण जी खंडेलवाल साहब के यहाँ बात हुई थी। जी जी। तो बात हुई थी और उस बात में ये हुआ था कि अब वहीं आ जाती है भाई कास्ट, भाई चाहे बनिए हो, ब्राह्मण हो, सब एक है, सब एक है। और राजपूत हो, सिंधी हो, सब एक है। उसमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, विचार अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल, है ना। मनभेद नहीं है, मतभेद नहीं है, लेकिन विचार तो हो सकता है ना। तो विचार में अगर समाज के गणमान्य लोगों ने अगर ज्ञान सारस्वत के लिए समर्थन किया है, अच्छा 20 साल तक उनके देवनानी जी के लिए भी तो उन्होंने समर्थन किया ना। बिल्कुल बिल्कुल। और आज अगर वो लोकतंत्र है, उन्होंने उनके लिए समर्थन कर दिया है, गैर सनातनी है वो, तो वो गैर सनातनी थोड़ी हो गए। उनको अच्छा, उन्होंने, आपको मैं बता दूं, उनको आर्थिक सहयोग भी दिया है उस समय, बिल्कुल लिफाफा दिया है कालीचरण जी खंडेलवाल ने, और ये कहा है कि हम सामाजिक व्यक्ति, अधिकतर लोग आपके सहयोग और समर्थन में हैं। लेकिन एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने पिछले 3 महीने से, 4 महीने से जो स्टैंड ले रखा है कि अगर हमको अजमेर में टिकट नहीं दिया जाता है तो हम राष्ट्रीय इन पार्टियों से डिस्टेंस बना के रखेंगे। ये आज भी बात हमारी स्टैंड है। लेकिन लोकतंत्र है, बाकी लोग स्वतंत्र है, और हमारे शीर्ष नेतृत्व अगर बात तय करेगा कि हमको ज्ञान सारस्वत को सहयोग करना है तो हम ज्ञान सारस्वत का सहयोग करेंगे, और अगर वो तय करेंगे कि देवनानी जी का कर रहे हैं तो देवनानी जी का करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों का दूरी बनाने में, अगर चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी उससे दूरी बनाएंगे तो निर्दलीय के साथ उनको, हमारे वैश्य समाज को जाने की मजबूरी हो जाएगी। ऐसा लगता है वो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि उस दिन जरूर ये कहा था कि हम ज्ञान सारस्वत का
समर्थन करते हैं, तन मन और धन से हमारे वैश्य समाज के पदाधिकारियों ने कहा था, और उसमें मेरी बाइट भी है। जी, जी, लेकिन एज ए वैश्य समाज के प्रतिनिधि के नाते मैंने ये बात कही है। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये हमारा विषय भी नहीं है। तो मित्रों, आज इतना ही। आपने सुना कितने अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से सुभाष काबरा ने अपनी बात कही, और कितने अच्छे तरीके से, बड़े शालीनता से उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी को सुरक्षित रखते हुए अपने विचार व्यक्त किए। सामाजिक अपनी पृष्ठभूमि और सामाजिक उपादेयता भी उन्होंने सिद्ध की। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आप आए। तो दोस्तों, कल फिर किसी मुद्दे पर किसी नए पैनलिस्ट के साथ में मैं मौजूद रहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद।